प्यारे साथियों, मैं डीआरएक्स विकास आप सभी का डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों सेल ऑर्गेनीज के बारे में। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनीज, सेल के जितने भी ऑर्गेनीज हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। 2024 के एग्जाम्स होने वाले, उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, वन लाइन क्वेश्चन दोस्तों, एक एक ऑर्गेनीज से, एक एक टॉपिक से वन लाइन क्वेश्चन के द्वारा ऐसे कर मैंने नोट्स बनाए हैं, आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, बहुत ही थ्योरी की बुक से यह नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो इनमें से वन लाइन क्वेश्चन से, वन वर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सारी आपको मिल सके। ठीक है, आपने अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, क्या 63774493। ओके दोस्तों, 6377449372। ठीक है दोस्तों, ये नंबर है, इन पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। राइट, 63 77 44 93 72, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह, सारी जितने भी यहाँ पे क्लासेस दी जाती है, वो वहाँ पे नोट्स उनके प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। राइट, तो आपको ये लेने के लिए सब कुछ थोड़ा करना होगा दोस्तों। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों, एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी आपके लिए? इन्फॉर्मेशन रहेगी दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको मैं। ये रहेगी दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बीएससी नर्सिंग 2024 की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए हमारे चैनल डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से एक राजस्थान बीएससी नर्सिंग की बुक निकाली गई है। ठीक है, जिसमें दोस्तों राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार के सिलेबस के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वह ये ई बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लंच के नाम से ये बुक निकाली गई राजस्थान बीएससी नर्सिंग के, जिससे क्या है, सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स की खत्म होगी, जिसमें कि दोस्तों हमने प्रीवियस 14 ईयर के 14 ईयर्स के हमने क्वेश्चन पेपर्स इसमें डाले हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं आपके लिए। कितने? 15 प्रैक्टिस सेट्स इसमें दिए गए हैं दोस्तों। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें दोस्तों 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो हैं, जो पीसीबी, कौन से दोस्तों? पीसीबी, तीनों सब्जेक्ट्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं 3000 प्लस, वो सभी इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मॉडल पेपर दिए हुए हैं आपको, 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कितने? 15 आपको इसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स है 15 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं तो कहना चाहूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों आप अगर ये परचेज़ करना चाहते हो ई बुक, तो आप परचेज़ कर सकते हो। मात्र 51 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। ठीक है, 51 रुपये में यह बुक आपको परचेज़ करनी होगी अगर आप इच्छुक हैं, इसे लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें इसकी खास बात क्या है, इसमें 14 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्लस में 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप बैंकिंग नेम दे रखा है आपको, नवनीत मीना के नाम से आएगा दोस्तों। संपर्क सूत्र ये नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं 6377449372। इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहाँ से जानकारी लीजिए और आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए। बाकी अगर ये परचेज करना चाहते हो तो 51 रुपये इन्हीं नंबर पर पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, और आपको यह बुक 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी व्हाट्सअप के माध्यम से। राइट, तो चलते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक रहने वाला हमारा, हमने पिछली बार माइटोकॉन्ड्रिया तक डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आ रहे हैं वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ सके। राइट, तो दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे सिलेबस कवर करा रहा हूँ वो मोस्टली क्या है, राजस्थान और पंजाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस होने वाला है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? राजस्थान की एग्जाम्स है, RUHS करवाते राजस्थान की, प्लस में पंजाब की जो एग्जाम्स है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस होने वाला है ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। राइट, तो दोस्तों देखिए, क्या हमने पिछली बार माइटोकॉन्ड्रिया तक डिस्कस कर लिया था। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवर्ड जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है आपका F1 पार्टिकल आर आल्सो नोन एज दी, यानी F1 पार्टिकल्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों F1 पार्टिकल्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीसोम्स। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन आज अगर बैक किया कर दिया जाए तो ऑक्सीसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? तो F1 पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको सारे डाउट क्लियर करके चलने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
आपका वो आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टी लाइक, यानी कि स्ट्रक्चर होती है दोस्तों क्रिस्टी की, जो स्ट्रक्चर होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, फिंगर लाइक। तो क्रिस्टी की स्ट्रक्चर कैसी होती है दोस्तों, इसकी शेप कैसी होती है, तो इसकी फिंगर लाइक शेप होती है, ठीक है, राइट। दो क्वेश्चन निकल गए हमारे यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शन की तरफ। तो दोस्तों सेंटर फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म का सेंटर कहाँ है दोस्तों, सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लस में एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ डन होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको सारे डाउट क्लियर करके चलने हैं, ठीक है। आपको दोस्तों जो थ्योरी की क्लासेस लगाई जा रही है इनमें सारे एमसीक्यूज, वन वर्ड क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं वो सारे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके जब ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, प्रिपेयर किए गए हैं। दोस्तों इनकी टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए इनकी टाइपिंग नहीं की, डायरेक्ट ही आपको क्लास लगा दी गई है, ठीक है। आपको कुछ दिनों बाद टाइपिंग करके और भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे नोट्स, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन रहा है, एक्ट पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, जो कि प्रीवियस में मैंने बता दिया है, जो सब आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों लोगों इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया, माइटोकॉन्ड्रिया किस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि दोस्तों सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया में भी कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। इन्वॉल्व इन द क्रेब्स साइकिल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है, किसके लिए दोस्तों, ऑक्सीडाइज फैटी एसिड एंड पायरुविक एसिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसको ऑक्सीडाइज करता है, फैटी एसिड एंड पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होके, राइट। तो क्रेब्स साइकिल में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है वो क्वेश्चन आता है आपका, परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन टू क्रिएट एनर्जी, यानी कि क्वेश्चन कैसे बन के आएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक या फिर अनएरोबिक। तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, एरोबिक। किसके लिए करता है दोस्तों, एनर्जी क्रिएट करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट ऑर्गेनली आती है, वो आती है आपकी साइटोप्लाज्म, सेल में साइटोप्लाज्म, राइट। तो साइटोप्लाज्म क्या है दोस्तों, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में है, पाया जाता है, राइट। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये रीजन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों के बीच में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया तरल पदार्थ या फिर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके बीच में दोस्तों न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसके बाद में दोस्तों जो ये तरल पदार्थ होते हैं, ये मैट्रिक्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें कि और भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर बोलते हैं जिसे, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम्स, ये सारी ऑर्गेनेल्स इसमें पाई जाती है साइटोसोम में, राइट, साइटोप्लाज्म में, सॉरी। अब इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, फंक्शन प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड कराता है दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या देना होगा आपको, साइटोप्लाज्म, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड कराता है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। दोस्तों इनसे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रेडी कर लिए गए हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि दोस्तों बार बार पूछे जा रहे हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर में से भी कुछ क्वेश्चंस उठाए गए जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अभी तो ये वीडियो करते हैं कंटिन्यू। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। अब आता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और टू सिंथेसिस एक्टिविटीज़, यानी कि दूसरा क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टू सिंथेटिक एक्टिविटीज़, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों सेल के जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, उनको एक्टिविटीज़ के लिए, सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है, ठीक है, ताकि सिंथेटिक एक्टिविटीज़ अच्छे ढंग से हो सके, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, माइक्रोसोम्स आता है। नेक्स्ट ऑर्गेनली क्या आती है आपकी, माइक्रोसोम्स, ठीक है। माइक्रोसोम्स आते हैं तो ये क्या स्मॉल बॉडीज होती है। माइक्रोसोम्स क्या होता है, माइक्रो से पता लग रहा है दोस्तों, माइक्रो का मतलब क्या होता है, एक छोटा, और अगर मैक्रो आ जाता है इसकी जगह पे क्या, मैक्रो, जिसका अर्थ क्या होता है बड़ा। माइक्रो है तो माइक्रो है दोस्तों छोटा ही होगा, स्मॉल बॉडी, ठीक है। ये स्मॉल बॉडीज होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, किसमें, साइटोप्लाज्म में ये बॉडीज प्रेजेंट होती हैं
दे कैन बी सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगिंग ए टिश्यू होमोजेनेट, यानी जो माइक्रोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, इनको सेपरेट कौन सी विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, माइक्रोसोम्स आर सेपरेटेड बाई दी, तो कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगिंग विधि के द्वारा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा यह माइक्रोसोम्स अलग किए जाते हैं। ए टिश्यू होमोजेनेट एट वेरी स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड क्या आती है दोस्तों? 10,000 RPM की स्पीड पे यह चलता है, तब जाके माइक्रोसोम्स को अलग किया जाता है, ठीक है। कैसे सेपरेट किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगिंग के द्वारा। कितनी स्पीड पे चलती है दोस्तों? ये 10,000 RPM की स्पीड से इनको सेपरेट किया जाता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, माइक्रोसोम्स कंटेंट्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है दोस्तों? माइक्रोसोम्स में सबसे फर्स्ट पाया जाता है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, और दूसरा आता है वो आता है ग्रेन्युलर मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोसोम्स में क्या पाया जाता है? एक तो आता है राइबोसोम और दूसरा आता है ग्रेन्युलर मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है माइक्रोसोम्स में क्या क्या कंटेंट्स रखता है दोस्तों? माइक्रोसोम्स में क्या क्या पाए जाते हैं? तो माइक्रोसोम्स में राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों राइबोसोम्स क्या होता है? कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। क्या दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताओ, अगर आप जानते होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या है दोस्तों? राइबोसोम्स। इसको किस नाम से जाना जाता है बताओ दोस्तों? इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है दोस्तों? राइबोसोम, जो कि मैं आगे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करूंगा, मैं आगे क्वेश्चंस मैंने लिख रखा है नोट्स में, ठीक है, आगे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। ग्रेन्युलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? फर्स्ट एंजाइम पाया जाता है ग्रेन्युलर मैट्रिक्स में, वो होता है ऑक्सीडेज, ठीक है, जो क्या करता है? जनरेट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है। ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जनरेट करता है। दूसरा एंजाइम होता है हमारा कैटालेज, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो जनरेट हुआ है उसको वाटर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होते नज़र आ रहे हैं मेरे को, तो आई होप आपके सारी वीडियो अच्छी ढंग से समझ में आ रही होगी। तो सारी वीडियो अच्छी समझ में आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कमेंट करने का मन कर रहा हो आपका तो बेशक कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर मेरे से पहले दे सकते हो तो आप कमेंट करके दे सकते हो, ठीक है। आपके लिए एवरीवन कर रखा है मैसेज, कमेंट कीजिए आप अगर आंसर दे सकते हो तो। और कोई डाउट है तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी हमारी गलतियों का पता लग सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ER, ठीक है। ER किसे बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ER इज ए कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे सिस्टम है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम है ये। अब पूछ लें आपसे क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम इन दी सेल क्या है दोस्तों? उसमें राइट आंसर क्या हो जाए? एंडोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम है सेल के अंदर। अब दूसरा आता है दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, यानी कि जो ER होती है उसमें कितनी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं दोस्तों? 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। ER में कितनी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है? 2 मेम्ब्रेन्स, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। अब आते हैं दोस्तों, एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ER सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा यह पाई जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि ER है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि एंडोप्लाज्मिक इज प्रेजेंट एक्सटेंसिवली, यानी कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, आपको सेल्स के एग्जाम्पल दे देंगे यहाँ पे, तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे ज़्यादा ER पाई जाती है, राइट। अब चलते हैं, ER कितने टाइप्स की होती है दोस्तों? ER होती है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है वो आती है आपकी ग्रेन्युलर, या फिर जिसे रफ सरफेस्ड ER बोला जाता है। ग्रेन्युलर या रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज में लिए, क्योंकि आपको मैंने फुल फॉर्म में प्रीवियस में बता दिया, अभी जस्ट बताइए मैंने। ER का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो पूरी मीनिंग आपको स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से काम चलाना है दोस्तों। मैं तो कहना चाहूँगा आपसे, जितना आप यूज़ कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया करो, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, लिखने में भी आसानी हो, सारा आपका सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। तो ग्रेन्युलर और रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई फर्स्ट।
दूसरा हो गया वो हो गया एग्रेन्युलर और स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक, जिसे SER के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेन्युलर को तो बोला जाता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एग्रेन्युलर को बोला जाता है SER यानी स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं एक एक की डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका वो आ जाता है ग्रेन्युलर और रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER बोला जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कंटेंस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ RNA, यानी कि ER में क्या पाया जाता है दोस्तों, स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं RNA के, जिनको क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ER में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टच में पाए जाते हैं। ठीक है, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ER में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। ठीक है, क्या RER, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स छोटे छोटे कण पाए जाते हैं किसके, RNA के, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, राइबोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ RNA इज फाउंड इन दी ER, तो क्या हो जाएगा उसमें राइट आंसर राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम्स आर साइट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यानी कि राइबोसोम्स क्या है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, जिसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी, राइबोसोम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मानो 1 नंबर तो आपका फिक्स है ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, राइबोसोम्स गिविंग इन इट ए रफ अपीयरेंस, हेंस इट इज आल्सो नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी दोस्तों जो ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो क्या है, रफ अपीयरेंस देते हैं। रफ अपीयरेंस समझ रहे हो दोस्तों, यानी कि देखने में कैसा लगे, बिल्कुल रफ, यानी कि एक तरह से सीधा। ठीक है, सीधा, या फिर अपन बोल सकते हैं उनको प्लेन। ठीक है, रफ अपीयरेंस देते हैं, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट बताए मैंने आपको, तो एक पार्ट में एक साइड में क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो क्या है रफ अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, और उनकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एक पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, RER इज डिसरप्टेड टू फॉर्म स्मॉल नोन एज माइक्रोसोम्स, यानी RER इज डिसरप्टेड का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, RER जो नष्ट होती है यानी खत्म होती है या फिर टूट जाती है, तो क्या बनाती है दोस्तों, स्मॉल बनाती है, छोटे छोटे माइक्रोसोम्स बनाती है। ठीक है, RER है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिसरप्ट होकर क्या बना देती है दोस्तों, माइक्रोसोम्स बना देती है। यानी ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा ना आपके, RER डिस्टर्ब होके या फिर टूट के क्या बना देती है, अपने आप को टूटने के बाद में माइक्रोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है, एग्रेन्युलर। क्या है, एग्रेन्युलर, या फिर बोल सकते हैं हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्रेन्युलर को SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो SER क्या है, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डो नॉट कंटेन्स राइबोसोम्स। और दोस्तों जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। डिफरेंस पता लग रहा है आपको। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, यानी दोस्तों जो SER है वो किस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, और हमारा RER हमने पढ़ा था वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो SER किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के सिंथेसिस में या फिर मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। यानी दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेकंड पार्ट है ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, वो किसमें सिंथेसिस में, फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब आपको क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं यहाँ से कि स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ इन्वॉल्व होता है, कहाँ होता है, बताओ दोस्तों, स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ डन होता है, तो आपको राइट आंसर देना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, SER का अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एग्रेन्युलर, तो वहाँ पर राइट आंसर आपको क्या करना होगा, SER या फिर एग्रेन्युलर। ओके, स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, ये क्या काम करता है दोस्तों, एक इसका वर्क होता है, वो होता है स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, यानी कि यह कैल्शियम को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिलीज करता है। ठीक है,
राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर साइटोप्लाज्म। अब दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ से निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल नहीं है। अगर सेल का स्ट्रक्चरल एंड फ्रेमवर्क होता तो वो क्या हो जाता, राइट आंसर उसमें सेल वाल हो जाता है। अब ये क्या दे रखा है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैट्रिक्स होता है, जो प्लाज्मा इसमें पाया जाता है सेल के अंदर, उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कराता है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हो गया क्लियर प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या है, इट एक्सचेंज इंटीरियर विद द साइटोप्लाज्म बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, जो इंटीरियर यानी कि अंदर सेल के अंदर क्या करती है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लस ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का कार्य करती है। ठीक है, जिसको क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं हम, या फिर एक्सचेंज बोल सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया डन होती है, डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यह भाग लेता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो आता है आपका गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस जिसे बोला जाता है। ठीक है, क्या है दोस्तों, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस जिसे बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका शेप कैसा होता है, कप शेप की होती है। गोल्गी बॉडी कौन से शेप की होती है, कप शेप की स्ट्रक्चर होती है। और कहाँ सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अपेक्स ऑफ द सेल। अपेक्स यानी दोस्तों जो सेल है, सेल का जो निचला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है अपेक्स, और ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप बताओ अगर जानते हो तो। नीचे के हिस्से को बोला जाता है अपेक्स और ऊपर के को क्या बोला जाता है वो आप बताओगे। ठीक है, आप बता सकते हो, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो ये गोल्गी बॉडी कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस के और सेल के अपेक्स के बीच में पाई जाती है, यानी सेल का जो निचला हिस्सा है उसके और न्यूक्लियस के मिडिल में यह सिचुएटेड होती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्टेक ऑफ क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेन सेक्स, यानी किसकी बनी होती है, स्टेक्स ऑफ क्लोजली मेम्ब्रेन सेक्स की ये बनी होती है। ठीक है, किसकी, स्टैक ऑफ क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेन की यह बनी होती है। राइट। अब हेल्प इन द सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये दोस्तों प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करती है, लेकिन प्रोटीन का जब सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स के द्वारा उसमें यह मदद करती है। हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स मूव फ्रॉम ER टू गोल्गी बॉडी, यानी दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनके सिंथेसिस में ये गोल्गी बॉडी है ये हेल्प करती है। अब हेल्प करती है दोस्तों जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं कहाँ से, ER से। ठीक है, कहाँ से दोस्तों, ER से यह मूव करते हैं, रफ ER RER से प्रोटीन्स मूव करेंगे तो कहाँ, गोल्गी बॉडी की तरफ। वेयर दे आर पैकेज्ड इनटू मेम्ब्रेनियस बाउंड्स वेसिकल्स, यानी दोस्तों जो ER से जो प्रोटीन्स निकल के आएंगे, ER से किसकी तरफ, गोल्गी बॉडी की तरफ जो प्रोटीन्स निकल के आएंगे वो गोल्गी बॉडी की तरफ मूव करेंगे, और एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको क्या है पैकेज करने का कार्य करती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जिसे बोला जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेनियस बाउंड्स वेसिकल्स जो क्या होता है दोस्तों, सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहा जाता है उनको। क्या दोस्तों, प्रोटीन्स मूव फ्रॉम ER टू गोल्गी बॉडीज वेयर दे आर पैकेज, यानी जो प्रोटीन्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडीज की तरफ मूव करती हैं वो पैक हो जाती है किसमें दोस्तों, जो मेम्ब्रेन होती है गोल्गी बॉडी की, मेम्ब्रेनियस बाउंड वेसिकल्स जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो पैकेज्ड इनटू मेम्ब्रेनियस बाउंड वेसिकल्स जिसको क्या कहेंगे हम, सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहेंगे। ठीक है, तो सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स क्या है दोस्तों, जो भी प्रोटीन्स हैं वो गोल्गी बॉडी की तरफ मूव करते हैं, वो पैकेज हो जाते हैं, पैकिंग कर ली जाती है उनके मेम्ब्रेनियस बाउंड वेसिकल्स के द्वारा जिसे सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, सीक्रेशन एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स प्रोटीन्स एंड पैक्टिन्स, यानी कि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या हो गया, सीक्रेशन, यानी कि सीक्रेशन में मदद करती है, स्रावन में। ठीक है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स प्रोटीन एंड पैक्टिन्स, किस में मदद करती है दोस्तों, सीक्रेशन एंड हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस शुगर्स एंड पैक्टिन्स के सिंथेसिस में। राइट। आप देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है निकल के, आपका टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से टॉपिक निकल गया था राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट है जो किससे होता है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस एमिनो एसिड से करती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है दोस्तों, राइबोसोम्स में। अब किससे होता है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमिनो एसिड से होता है, किससे, एमिनो एसिड से, यानी कि एमिनो एसिड से बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस के, यानी कि प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो एसिड्स के। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होगा फिर, एमिनो एसिड से। राइट।
अब आता है नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स आर दी ओनली सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी एक यही ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो कि सेल में पाई जाती है और क्या काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। यह एकमात्र ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है सेल में। और भी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य नहीं करती है, वो सिर्फ हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है बिल्कुल भी। सो दे आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आगे डिस्कस कर रखा है। तो आपको क्वेश्चन आएगा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल्स, या फिर क्वेश्चन आपको निकल कर जाए फैक्ट्री ऑफ दी सेल, यानी कि फैक्ट्री किसे कहा जाता है सेल की, वो कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम्स को। किसको, राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ दी सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। किसकी बात करते हैं अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की, ठीक है। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम सेल है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स। अब आता है आपका टॉपिक, वो आता है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होता है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स। क्या क्यों बोला जाता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स, यानी सेल का डाइजेस्टिव तंत्र कौन सा है दोस्तों, बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा सेल का, वो हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स, यानी कि लाइसोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स, राइट। क्वेश्चन निकल के आ गया आपका। अब दोस्तों ये एक ऐसी सिंगल ऑर्गेनेली है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाकी और मेम्ब्रेन में आपने पढ़ी होगी, जैसे न्यूक्लियस की, माइटोकॉन्ड्रिया की, सेल वॉल की, जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं दोस्तों सेल में, वो सारी मेम्ब्रेन्स डबल लेयर होती हैं या फिर 3 लेयर्स की होती हैं सारी, ठीक है। लेकिन एक लाइसोसोम्स में ऐसी मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, राइट। और इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, स्पेरिकल इन शेप होती है ये लाइसोसोम, ठीक है। कैसा होता है लाइसोसोम, स्पेरिकल इन शेप होता है। कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी कि जो लाइसोसोम्स होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का बना होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लें तो एसिड हाइड्रोलाइजेज, ठीक है, जो कि क्या है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं दोस्तों, इसमें जो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या है, डिकम्पोज एंड ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिज। ये काम करते हैं दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर, वो क्या काम करते हैं, डिकम्पोज बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिज। जितने भी दोस्तों सेल में जो भी फॉरेजन पार्टिकल्स आए हैं, जो भी बैक्टीरिया आए, उनको तोड़ फोड़ करने का कार्य करती है, उनको पीटने का कार्य करती है, उनको तोड़ मरोड़ के एक साइड में लगाना, प्लस में उनका खा जाना, उनको डाइजेशन कर जाना, उनको तोड़ मरोड़ के खाना, प्लस में उसको डाइजेशन करना, यानी कि पचा जाना, ठीक है। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया, सेल डेब्रिज होते हैं, उनको ये खा जाती है, ठीक है। एंगल्फ बाय दी सेल्स। और दोस्तों जो सेल डेब्रिज होती हैं वो कभी कभी सेल के द्वारा भी एंगल्फ कर ली जाती है, एंगल्फ यानी कि खा ली जाती हैं, ठीक है। वैसे कार्य कौन करता है डाइजेशन का, वो करता है लाइसोसोम्स, राइट। अब आता है इंगल्फ्ड बैक्टीरिया, वायरस, डैमेज्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज, यानी दोस्तों सेल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेज होते हैं जो कि एंटर कर जाते हैं कभी कभी। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज, दोस्तों जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज जो सेल में ऑर्गेनिज पाई जाती है, जैसा ER हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, जितने भी दोस्तों डेड ऑर्गेनिज हैं, डैमेज्ड हो जाती हैं कोई, या फिर किल हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो उनको दोस्तों फूड मटेरियल्स जो भी प्रेजेंट होता है सेल में, उनको डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, लाइसोसोम्स, ठीक है। यानी कि जो डैमेज्ड ऑर्गेनिज होती है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेज होते हैं, फूड मटेरियल, उनको डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम्स, ओके। अब आता है ओरिजिनेट फ्रॉम दी गोल्गी एपरेटस बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दोस्तों लाइसोसोम्स किसका बना होता है, कहाँ से बनता है, लाइसोसोम्स बनता है दोस्तों गोल्गी एपरेटस से। किसके एडिशन में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी गोल्गी एपरेटस है उसके साथ में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जब वर्क करेंगे तो लाइसोसोम्स का निर्माण होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, गोल्गी एपरेटस इन एडिशन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स क्या बनाएगा दोस्तों, लाइसोसोम्स। यहाँ पर पूछ लेगा लाइसोसोम्स इज मेड अप ऑफ गोल्गी एपरेटस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, दीज एंजाइम एनक्लोज्ड विद इन दी सेल मेम्ब्रेन विद दी प्रोवाइड टू ऑप्टिमम pH फॉर दी एक्टिविटीज, ठीक है। दोस्तों जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ जाते हैं, लाइसोसोम्स की सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़कर ये क्या करते हैं, pH को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम pH जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल में उनको मेंटेन करने का कार्य करते हैं, ओके। अब इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है इसका लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स सबसे बड़ा फर्स्ट फंक्शन आ जाए डेस्ट्रॉय हार्मफुल सबस्टांसेज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
हार्मफुल सबस्टांसेस, फॉरेन पार्टिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई या फिर वायरस, उनको डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का काम करता है लाइसोसोम्स। ओके, हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि रीएब्जॉर्प्शन का कार्य कौन करता है दोस्तों? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन का कार्य कौन करता है? कहाँ से? किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है प्यारे बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी से रीएब्जॉर्प्शन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है हमारा। ओके, तो ये सारे काम दोस्तों लाइसोसोम को ही संभाला दिए गए हैं, सारे उनको ही दे दिए गए हैं कि भाई लाइसोसोम तो ही करिए काम, बाकी हमारे बस की नहीं है। सेल ने भी उनको ही दे दी पूरी जिम्मेदारी एक तरह से। देखिए, एंगल्फ द डैमेज्ड ऑर्गेनली, जितने भी डैमेज्ड ऑर्गेनली है उनको भी खाने का काम यही करेगा। मैच्योर्ड आरबीसी या फिर डेड सेल है, खुद सेल क्या बोल रही है बच्चों? मैच्योर्ड आरबीसी और डेड सेल्स, यानी कि खुद सेल ही जो कि मर जाती है तो गेट डिकम्पोज्ड या फिर किल डिस्ट्रॉयड बाय द लाइसोसोम्स थ्रू ऑटोलाइसिस। दोस्तों सेल खुद ही मर जाएगी वो, प्लस में मैच्योर्ड जो भी आरबीसी है उनका टाइम पीरियड खत्म होने पर उनको किल किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कौन सी विधि द्वारा? ऑटोलाइसिस के द्वारा। और किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? लाइसोसोम्स के द्वारा, यानी कि सारे काम लाइसोसोम ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, बच्चों पढ़ते हैं अब क्या? सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? स्मॉल रॉड शेप्ड होते हैं, यानी सेंट्रोसोम की शेप कैसी होती है दोस्तों? रॉड शेप होती है। फाउंड नियर द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के नज़दीक है पाए जाते हैं। ओके, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है प्यारे बच्चों? तो वो करता है हमारे सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे कौन करता है इंपॉर्टेंट रोल अदा? सेंट्रोसोम्स। सराउंडेड बाय द रेडिएटिंग थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो कैसी थ्रेड्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं, कैसी थ्रेड के द्वारा घिरे रहते हैं? तो दोस्तों रेडिएटिंग थ्रेड्स हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स 2 सेंट्रियोल्स, यानी कि सेंट्रोसोम्स में कितने सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं दोस्तों? स्ट्राइट होते हैं, हॉलो सिलेंडर इन शेप होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की शेप कैसी होती है? स्ट्राइट एंड हॉलो सिलेंडर, जो कि सेल में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। इनका डायमीटर कितना होता है? 200 एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर कितना पाया जाता है? 200 एंगस्ट्रॉम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर। राइट बच्चों, अब देखते हैं एसोसिएट विद मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड मिटोटिक स्पिंडल्स, यानी कि दोस्तों ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो किसके साथ एसोसिएट होती हैं? मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड मिटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, तो किसके साथ में वर्क करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स? कब वर्क करती है? मूवमेंट होता है जब सीलिया का मूवमेंट होता है, फ्लैजेला का या फिर मिटोटिक स्पिंडल का जब मूवमेंट होता है तो उनके साथ में यह कार्य करती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपना सेल वाला चैप्टर खत्म होने को जा रहा है, बिल्कुल दी एंड चल रहा है इसका। एटनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म वाला टॉपिक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्यारे बच्चों। तो मेटाबॉलिज्म आपने सुना होगा टर्म मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलाइज करने का कार्य करती है। ठीक है, वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे कोई एनर्जी के इंग्रेडिएंट हो, चाहे और कोई भी पार्टिकल्स हो, उनको मेटाबॉलाइज करना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, अब मेटाबॉलिज्म प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक तो एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, फर्स्ट है एनाबॉलिज्म, जिसमें क्या है? इंजेक्टेड एंड एसिमुलेटेड फूड मटेरियल इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जितना भी खाया हुआ मटेरियल है, जितना भी एक्यूमुलेट जो भी फूड मटेरियल है, उसको हम किसके लिए? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जब यूज करते हैं। इंजेस्टेड या फिर एसिमुलेटेड फूड मटेरियल है जो किसके काम में लिया जाता है? ग्रोथ एंड रिपेयर के जो काम में लिया जाता है उसे बोला जाता है दोस्तों एनाबॉलिज्म। ठीक है, दोस्तों ग्रोथ और रिपेयर का काम होने के बाद में क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों? जितना भी फूड मटेरियल है उसको हम ब्रेक डाउन कर ग्रोथ एंड रिपेयर में काम में ले लेंगे, उसके बाद में दोस्तों उसको और तोड़ा जाएगा। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके ग्रोथ एंड रिपेयर में काम ले, उसके बाद में उसको और तोड़ा जाएगा, ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ दी सेल्स। यानी एनाबॉलिज्म तो क्या हो गया? जितने भी इंजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए काम में लेते हैं हम, उसे तो बोला जाता है एनाबॉलिज्म। और जितना भी फूड मटेरियल है उसको किस में ब्रेक डाउन किया जाता है? रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ दी सेल्स। यानी सेल के जितने भी कार्य हैं, कार्य प्रणाली है, जिनको कार्य करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी रिलीज कराते हैं फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके। वो कौन सी विधि द्वारा दोस्तों? कैटाबॉलिज्म के द्वारा। यानी कैटाबॉलिज्म क्या हो गया? फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं हम किसके लिए? रिलीज एनर्जी के लिए, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ दिस सेल्स, यानी सेल के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए
जो एनर्जी रिलीज की जाती है वो किस विधि द्वारा किया जाता है, कैटाबॉलिज्म के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑकर्स बाय दी, यानी सेल्स होती है दोस्तों, सेल्स कोई सी भी हो लेकिन उसका रिप्रोडक्शन कौन सी विधि द्वारा होगा दोस्तों, मिटोसिस विधि और मियोसिस विधि। कौन सी विधि द्वारा होगा दोस्तों सेल्स का रिप्रोडक्शन, मिटोसिस और मियोसिस। अब मैं आपको बताऊं मिटोसिस और मियोसिस क्या है, तो दोस्तों मिटोसिस और मियोसिस का तो एक अलग से लेक्चर बनेगा, इतना लंबा प्रोसेस है, आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बाकी आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं जब मिटोसिस या फिर मियोसिस का टॉपिक उठाऊंगा तब आपको डीपली मैं सारा डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे रफली मैं आपको बता दूं मियोसिस तो होता है क्योंकि आप बड़े जंतुओं में या फिर बड़े ह्यूमंस में, जैसे ह्यूमन प्रणाली है वो बड़ी है एक तरह से, जिसमें सेल्स भी बड़ी पाई जाती है, उनके लिए यूज में लिया जाता है। मिटोसिस है वो स्मॉल्स के लिए, यानी कि छोटे छोटे जो जीव हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों अपना सेल वाला चैप्टर खत्म। अब इसमें से भी दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएंगे उनकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट के अलग से पीडीएफ तैयार की गई है आपके लिए, जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, लाइव क्लासेज और वीडियो लेक्चर सारे आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैंने आपको नंबर मेंशन किए थे 6377449372, इन नंबर्स पर आप मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी क्लासेज आपकी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रेगुलर लगाई जा रही हैं। आपने अगर क्लासेज नहीं देखी हमारी तो क्लासेज जोड़िए, और अगर आप अभी तक डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो प्यारे बच्चों डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर आप अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की फार्मेसी, पैरामेडिकल, वेटनरी से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो आप, तो डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में ज़रूर जुड़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, बाय।